everyone, welcome to my YouTube channel Study Time with Priyanka. So today in this video we are going to discuss some most important questions and answers from your 5th chapter of class 12 history book, that is Through the Eyes of Travelers. So again this video is really going to be very helpful for you all, एंड ये सारे ही क्वेश्चंस मैंने आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स के अकॉर्डिंग ही बनाया है. सो ये सारे ही क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर के एंड रिपीटेड क्वेश्चन है. सो प्लीज़ डोंट स्किप ऑल दिस क्वेश्चन. इन सारे क्वेश्चंस को प्लीज़ आप लोग अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर लीजिएगा अपने बोर्ड एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए. सो बिफोर डिस्कसिंग ऑल दिस क्वेश्चन, इट्स अ रिक्वेस्ट कि अगर आपको इस चैप्टर को अच्छी तरीके से समझना है देन प्लीज़ वॉच द डिटेल एक्सप्लेनेशन वीडियो ऑफ दिस चैप्टर. लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. एंड साथ ही साथ अगर आपको इस चैप्टर का वन शॉट एक्सप्लेनेशन वीडियो देखना है फॉर योर रिविजन पर्पस, देन उस वीडियो का भी लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. So now without further delay, let's get started with our first important question, that is, who was Al-Biruni, and explain the distinctive features of Al-Biruni's Kitab ul-Hind. So Al-Biruni कौन थे एंड अल-बिरूनी के द्वारा जो अकाउंट लिखा गया था दैट इज किताब उल हिंद, सो उसके कुछ डिस्टिंक्टिव फीचर्स के बारे में हमें बताना है. इसी का सिमिलर क्वेश्चन है, व्हाई इज अल-बिरूनी's टेक्स्ट किताब उल हिंद कंसिडर्ड एज अ वॉल्यूमिनियस टेक्स्ट. सो अल-बिरूनी का जो टेक्स्ट है दैट इज किताब उल हिंद, सो उसको एक वॉल्यूमिनियस यानी कि उसको एक बहुत ही ज़्यादा लार्ज टेक्स्ट क्यों कहा जाता है. सो द आंसर ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन इज, सो अल-बिरूनी एक ट्रैवलर थे जिनका जन्म होता है 1973 एडी में इन ख्वारिज़म, जो कि प्रेजेंट डे उज़्बेकिस्तान में है. सो ये जो बुक है किताब उल हिंद, सो ये अल-बिरूनी के द्वारा लिखा गया था इन 1013 एडी. ना नेक्स्ट अगर हम लोग किताब उल हिंद के कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स को डिस्कस करें, सो पहला फीचर ये है कि किताब उल हिंद को अरेबिक लैंग्वेज में लिखा गया था. किताब उल हिंद का जो लैंग्वेज है वो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है एंड बहुत ही ज़्यादा लूसिड है, यानी कि बहुत ही ज़्यादा क्लियर है. सो किताब उल हिंद को एक वॉल्यूमिनियस टेक्स्ट इसीलिए कंसिडर किया जाता है क्योंकि किताब उल हिंद में टोटल 80 चैप्टर्स है एंड अल-बिरूनी ने इन 80 चैप्टर्स में अलग अलग सब्जेक्ट के ऊपर फोकस किया है, जैसे कि रिलीजन, फिलॉसफी, एस्ट्रोनॉमी, सोशल लाइफ एंड लॉज. साथ ही साथ अल-बिरूनी के द्वारा हर एक चैप्टर में एक बहुत ही डिस्टिंक्टिव स्ट्रक्चर को अडॉप्ट किया गया है. सो जब भी वो किसी भी चैप्टर की शुरुआत करते थे देन स्टार्टिंग में वो एक क्वेश्चन के साथ चैप्टर की शुरुआत करते थे. उसके बाद उनके द्वारा एक डिस्क्रिप्शन लिखा जाता था जो कि सांस्कृतिक ट्रेडिशन के ऊपर बेस्ड होता था. एंड एट द एंड जब वो चैप्टर को कंक्लूड करते थे, सो कंक्लूजन में वो कंपैरिजन करते थे विद अदर कल्चर्स, दूसरे कंट्री के कल्चर्स के साथ. सो ये जो बुक है किताब उल हिंद, सो अल-बिरूनी ने इस बुक को अरेबिक लैंग्वेज में शायद ऐसे लोगों के लिए लिखा है जो कि हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट के फ्रंटायर्स में रहते हैं, यानी कि ऐसे लोग जो कि हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट के बाहर रहते हैं. सो ऐसे लोगों के लिए ही अल-बिरूनी ने अपने किताब उल हिंद को लिखा है. सो विद दिस क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है. नाउ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2. What were the barriers discussed by Al-Biruni that obstructed him in understanding India? सो अल-बिरूनी के द्वारा कौन से बैरियर्स यानी कि कौन से ऑब्स्ट्रकल या फिर प्रॉब्लम्स को डिस्कस किया गया है अपने किताब उल हिंद में, जो कि उन्हें इंडिया को समझने में ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा था यानी कि रोक रहा था. सो जो पहला बैरियर या फिर जो पहला प्रॉब्लम है वो है द प्रॉब्लम ऑफ लैंग्वेज. सो अल-बिरूनी के अकॉर्डिंग संस्कृत लैंग्वेज, अरेबिक लैंग्वेज एंड पर्शियन लैंग्वेज से बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है. सो इसी वजह से संस्कृत टेक्स्ट में जो भी आइडियाज़ एंड जो भी कॉन्सेप्ट है, सो उसको दूसरे लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना अल-बिरूनी के लिए बहुत ही ज़्यादा हार्ड था. दूसरा जो प्रॉब्लम है वो है द डिफरेंस ऑफ रिलीजन बिलीफ एंड प्रैक्टिसेस. सो अल-बिरूनी जो कि एक मुस्लिम थे एंड अल-बिरूनी का जो रिलीजियस बिलीफ एंड जो प्रैक्टिसेस था, सो वो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट था फ्रॉम दैट ऑफ इंडिया. सो इस वजह से भी इंडिया को समझने में अल-बिरूनी को प्रॉब्लम आ रहा था. एंड जो थर्ड ऑब्स्टेकल है वो है सेल्फ एब्जॉर्प्शन एंड इंसुलरिटी ऑफ द लोकल पॉपुलेशन. सो अल-बिरूनी के अकॉर्डिंग इंडियंस का जो आइसोलेशन का पॉलिसी था, सो वो भी कहीं ना कहीं एक बैरियर था, एक प्रॉब्लम था अल-बिरूनी के लिए इंडिया को समझने में, यानी कि इंडिया के लोग अपने आप में ही इन्वॉल्व थे, वो लोग अलग रहना ज़्यादा पसंद कर रहे थे उस टाइम पीरियड के दौरान. सो इस वजह से अल-बिरूनी को इंडिया के लोगों को समझने में, इंडिया को समझने में बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस करने पड़े. सो विद दिस क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट होता है. नाउ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3. डिस्क्राइब अल-बिरूनी's डिस्क्रिप्शन ऑफ द कास्ट सिस्टम इन इंडिया. सो अल-बिरूनी ने किस तरीके से इंडिया के कास्ट सिस्टम को डिस्क्राइब किया है. सो अल-बिरूनी ने इंडिया के कास्ट सिस्टम को समझने के लिए इंडिया के कास्ट सिस्टम को दूसरे कंट्रीज के कास्ट सिस्टम के साथ कंपेयर किया है. सो अल-बिरूनी के द्वारा इंडिया के कास्ट सिस्टम को पर्शिया के कास्ट सिस्टम के साथ कंपेयर किया गया है. सो अल-बिरूनी के अकॉर्डिंग पर्शिया में भी 4 कैटेगरीज ऑफ पीपल एग्जिस्ट करते थे. सो पहला है नाइट्स एंड प्रिंसेस, दूसरा है मॉन्क्स, 5 प्रीस्ट एंड लॉयर्स, तीसरा है फिजिशियन, एस्ट्रोनॉमर्स एंड अदर साइंटिस्ट एंड फोर्थ है पीजेंट्स एंड आर्टिशन.
सो अल बिरूनी के द्वारा इंडिया के कास्ट सिस्टम को समझने के लिए संस्कृत टेक्स्ट का भी इस्तेमाल किया गया है। इनफैक्ट अल बिरूनी का जो डिस्क्रिप्शन है अबाउट द कास्ट सिस्टम ऑफ इंडिया, सो वो संस्कृत टेक्स्ट से ही बहुत ही ज्यादा इन्फ्लुएंस है। सो संस्कृत टेक्स्ट के अकॉर्डिंग हमारे इंडिया में 4 इंपॉर्टेंट वर्ण था। सो पहला है ब्राह्मण वर्ण, एंड इसको सबसे हाईएस्ट कास्ट का माना जाता था, एंड ऐसा माना जाता था कि ब्राह्मण का जो हेड है वही ब्राह्मण कास्ट या फिर वर्ण को रिप्रेजेंट करता है। दूसरा है क्षत्रिय, ऐसा माना जाता है कि ब्राह्मण का जो हैंड है सो वो क्षत्रिय वर्ण को रिप्रेजेंट करता है। तीसरा है व्यास, एंड ऐसा माना जाता है कि ब्राह्मण की जो थाई है सो वो व्यास कम्युनिटी को या फिर वर्ण को रिप्रेजेंट करता है। एंड सबसे लास्ट वन है शूद्र वर्ण, एंड ऐसा माना जाता है कि ब्राह्मण्स का जो फिट है सो वहीं से शूद्र वर्ण अपीयर हुआ है। सो इन सारी चीज़ों को भले ही अल बिरूनी ने एक्सेप्ट किया है, यानी कि ये जो ब्राह्मणिकल डिस्क्रिप्शन था कास्ट सिस्टम का, सो इस चीज़ को अल बिरूनी ने एक्सेप्ट किया है। बट ब्राह्मण्स के द्वारा जो अनटचेबल्स का या फिर जो पोल्यूशन का नोशन या फिर जो कॉन्सेप्ट दिया गया था, सो इस चीज़ को अल बिरूनी ने डिसअप्रूव किया है। सो विद दिस क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4। Do you think Ibn Battuta's account is useful in arriving at an understanding of life in contemporary urban centers? Give reason for your answer. यानी कि क्या आपको लगता है कि इबन बतूता के द्वारा जो अकाउंट लिखा गया है दैट इज रहला, सो उसके थ्रू हमें उस टाइम पीरियड में जो अर्बन सेंटर्स थे, अर्बन सेंटर में लोगों का कैसा लाइफ था, सो इस चीज़ को समझने में हमें हेल्प मिलती है। एंड इसी के सिमिलर क्वेश्चन है, डिस्क्राइब इबन बतूता's अकाउंट ऑन इंडियन सिटीज़। सो इबन बतूता ने किस तरीके से अपने अकाउंट में इंडियन सिटीज़ को डिस्क्राइब किया है। सो द आंसर इज, सो इबन बतूता ने अपने अकाउंट में इंडियन सिटीज़ को बहुत ही डिटेल वे में डिस्क्राइब किया है। साथ ही साथ इंडियन सिटीज़ या फिर अर्बन सेंटर्स में लोगों का जो लाइफ होता था, सो इसको भी उन्होंने अपने अकाउंट में बहुत ही डिटेल तरीके से डिस्क्राइब किया है। सो इबन बतूता के अकॉर्डिंग जो इंडियन सिटीज़ है, सो इंडियन सिटीज़ में बहुत ही ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ है ऐसे लोगों के लिए जिनके मन में करेज है, जिनके पास स्किल है टू परस्यू देयर डिमांड, यानी कि ऐसे लोग जो कि कुछ काम करने की इच्छा रखते हैं, सो उन लोगों को इंडियन सिटीज़ में काफ़ी सारे अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाएंगी। साथ ही साथ इबन बतूता के द्वारा ये भी कहा गया है कि इंडियन सिटीज़ बहुत ही ज़्यादा प्रोस्पेरियस थे एंड बहुत ही ज़्यादा डेंसली पॉपुलेटेड थे। एंड कभी कभार यानी कि जब इंडियन सिटीज़ में अटैक हो जाता था या फिर वार हो जाता था, देन ऐसे सिचुएशन में ही सिटीज़ को थोड़ा सा सफ़र करना पड़ता था। उनके द्वारा ये भी कहा गया है कि सिटीज़ में हमें क्राउडेड स्ट्रीट देखने को मिलते हैं, कलरफुल मार्केट देखने को मिलते हैं, यानी कि उन सारे मार्केट्स में हमें डिफरेंट काइंड्स ऑफ गुड्स देखने को मिलते हैं। साथ ही साथ कुछ जो प्रोमिनेंट सिटीज़ थे, सो उसमें हमें कुछ मॉन्यूमेंट्स देखने को मिलता है एंड आर्किटेक्चरल मार्बल भी देखने को मिलता है। साथ ही साथ इबन बतूता के द्वारा अपने अकाउंट में ये भी डिस्क्राइब किया गया है कि उस टाइम पीरियड के दौरान दिल्ली शहर इंडिया का सबसे लार्जेस्ट सिटी हुआ करता था एंड सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड सिटी हुआ करता था। साथ ही साथ दौलताबाद भी इंडिया का सेकंड इंपॉर्टेंट सिटी था एंड वो कहीं ना कहीं दिल्ली को चैलेंज करता था इन टर्म ऑफ साइज, यानी कि पॉपुलेशन के मामले में दौलताबाद दिल्ली को चैलेंज करता था। सो जो इंडियन सिटीज़ है, सो वो ना सिर्फ इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन का एक सेंटर होता था, बल्कि साथ ही साथ सोशल एंड कल्चरल एक्टिविटीज़ का भी एक सेंटर होता था। इंडियन सिटीज़ के बाजार में टेम्पल्स एंड मॉक्स भी होते थे। साथ ही साथ इंडियन सिटीज़ में एक फिक्स प्लेस होता था जहाँ पे पब्लिक परफॉर्मेंस किया जाता था बाय द डांसर्स, म्यूजिशियन एंड सिंगर। सो इंडियन गुड्स का बहुत ही ज़्यादा डिमांड होता था वेस्ट एशिया में एंड साउथ ईस्ट एशिया में। सो इस वजह से इंडिया के जो आर्टिशंस एंड जो मर्चेंट्स थे, सो वो लोग बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट को अर्न करते थे। सो इस तरीके से इबन बतूता ने अपने अकाउंट में इंडियन सिटीज़ को डिस्क्राइब किया है। सो विद दिस क्वेश्चन नंबर 4 इज ऑल्सो completed. Now our next question is question number 5. Which features of the postal system of the medieval period was given by Ibn Battuta and how traders were benefited from this system? सो इबन बतूता ने अपने अकाउंट में मेडाइवल इंडिया के पोस्टल सिस्टम के कौन से फीचर्स को डिस्क्राइब किया है एंड किस तरीके से ये जो पोस्टल सिस्टम था ये ट्रेडर्स को बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट प्रोवाइड करता था। इसी का सिमिलर क्वेश्चन है दैट इंडिया हैड अ यूनिक सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन ड्यूरिंग द 14th सेंचुरी, एग्जामिन द स्टेटमेंट ऑफ इबन बतूता। सो इबन बतूता के द्वारा ही ये स्टेटमेंट दिया गया था कि 14th सेंचुरी के टाइम पीरियड के दौरान इंडिया में जो कम्युनिकेशन सिस्टम था वो बहुत ही ज़्यादा यूनिक सिस्टम था। सो इस चीज़ को भी हमें डिस्क्राइब करना है। सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज, सो इबन बतूता बहुत ही ज़्यादा अमेज थे, यानी कि बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज थे इंडिया में 14th सेंचुरी के टाइम पीरियड के दौरान जो कम्युनिकेशन सिस्टम था एंड उस कम्युनिकेशन सिस्टम का जो इफिशियंसी था। सो इस चीज़ को देखकर इबन बतूता बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज थे। सो इबन बतूता के द्वारा ये डिस्क्राइब किया गया है कि इंडिया में जो पोस्टल सिस्टम था, सो उस पोस्टल सिस्टम के द्वारा ना सिर्फ मर्चेंट्स इन्फॉर्मेशन को सेंड करते थे या फिर क्रेडिट को सेंड करते थे लॉन्ग डिस्टेंसेज में, बल्कि साथ ही साथ शॉर्ट नोटिस में इवन जो गुड्स होते थे, सो उसको भी एक प्लेस से दूसरे प्लेस में डिस्पैच किया जाता था, यानी कि लेके जाया जाता था। उनके द्वारा ये भी डिस्क्राइब किया गया है कि इंडिया में जो पोस्टल सिस्टम था वो दो तरीके का था। पहला है हॉर्स पोस्ट, जिसको उलुक कहा जाता है। सो इसमें बेसिकली रॉयल हॉर्सेस का इस्तेमाल किया जाता है एंड हॉर्स पोस्टल सिस्टम के लिए हर 4 माइल्स में एक एक स्टेशन को बनाया गया था जहाँ पे हॉर्सेस रुकते थे।
एंड जो दूसरे तरीके का पोस्टल सिस्टम था वो था फुट पोस्ट, जिसको दाबा भी कहा जाता है। सो फुट पोस्ट के लिए हर एक माइल में 3 स्टेशन को बनाया गया था जहाँ पे जो भी ट्रैवलर है वो आके रुकते थे। सो इस तरीके से उन्होंने अपने अकाउंट में इंडिया के पोस्टल सिस्टम को डिस्क्राइब किया है। उनके द्वारा ये भी कहा गया है कि इंडिया का जो पोस्टल सिस्टम था वो इतना ज़्यादा फास्ट था, इतना ज़्यादा इफिशियंट था कि ऐसे में अगर किसी व्यक्ति को दिल्ली से सिंध में ट्रैवल करना है देन उसके लिए लगभग 50 डेज का टाइम पीरियड लगेगा। बट अगर सुल्तान के स्पाइस यानी कि सुल्तान के जासूसों को अगर कोई भी न्यूज़, कोई भी रिपोर्ट सुल्तान तक पहुंचाना है, देन इस पोस्टल सिस्टम के द्वारा वो लोग उसी सेम डिस्टेंस को सिर्फ और सिर्फ 5 दिनों में ही कवर कर लेते थे। सो नॉर्मली जिस डिस्टेंस को कवर करने के लिए 50 डेज का टाइम पीरियड लग जाता था, बट इस इफिशियंट एंड स्पीड पोस्टल सिस्टम के द्वारा वही सेम डिस्टेंस सिर्फ और सिर्फ 5 दिनों में ही कवर हो जाता था। सो इससे ही हमें पता लगता है कि इंडिया में जो पोस्टल सिस्टम था वो कितना ज़्यादा इफिशियंट था। सो विद दिस क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट होता है। Now, our next important question is question number 6. Explain how Bernier found the crown ownership of land as being harmful for both the state and its people in the Mughal Empire. सो बर्नियर को ऐसा क्यों लगता था कि मुगल इंडिया में लैंड के ऊपर जो क्राउन ओनरशिप है सो वो स्टेट के लिए एंड स्टेट में रहने वाले लोगों के लिए, दोनों के लिए ही बहुत ही ज्यादा हार्मफुल है। एंड इसी का सिमिलर क्वेश्चन है, डिस्क्राइब फ्रैंकोइस बर्नियर व्यूज ऑन द लैंड ओनरशिप ऑफ मुगल्स। सो फ्रैंकोइस बर्नियर का कैसा व्यू था इंडिया में मुगल्स का जो लैंड के ऊपर ओनरशिप रहता था उसके रिगार्डिंग। सो द आंसर इज, सो बर्नियर के द्वारा ये कहा गया कि मुगल इंडिया में प्राइवेट प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट नहीं होता था। मुगल एम्पायर में जितने भी लैंड्स होते थे सो उन सारे लैंड्स के ऊपर एम्पायर का ही कंट्रोल होता था एंड एम्पायर उन सारे लैंड्स को अपने नोबल्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देते थे। सो बर्नियर के अकॉर्डिंग ये जो लैंड ओनरशिप का सिस्टम है सो ये इंडियन इकोनॉमी के लिए एंड इंडियन सोसाइटी के लिए बहुत ही ज़्यादा डिजास्टरस है। इसका हमें एक बहुत ही हार्मफुल इम्पैक्ट देखने को मिलता है इंडियन इकोनॉमी में एंड इंडियन सोसाइटी में। साथ ही साथ बर्नियर के द्वारा ये भी कहा गया कि इंडिया में लैंड के ऊपर जो क्राउन ओनरशिप है, जो एम्पायर का ओनरशिप है सो वो स्टेट के लिए यानी कि पूरे ही एम्पायर के लिए, साथ ही साथ एम्पायर में रहने वाले लोगों के लिए भी बहुत ही ज्यादा हार्मफुल है। सो बर्नियर के द्वारा ये कहा गया कि इंडिया में लैंड के ऊपर ये जो क्राउन ओनरशिप का सिस्टम है सो ये अच्छा नहीं है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि कोई भी जो लैंड होल्डर होता है वो अपने प्रॉपर्टी को, अपने लैंड को अपने चिल्ड्रन में ट्रांसफर नहीं कर पाते हैं एंड इस वजह से कोई भी जो लैंड होल्डर है वो अपने प्रॉपर्टी के ऊपर, अपने लैंड के ऊपर लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि ये जो प्रॉपर्टी है, ये जो पर्टिकुलर लैंड है सो वो हमारा नहीं है, हम इस पर्टिकुलर लैंड को अपने बच्चों को नहीं दे सकते हैं, ये गवर्नमेंट का प्रॉपर्टी है। सो इस वजह से लैंड ओनर के द्वारा उस पर्टिकुलर लैंड के ऊपर लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट नहीं किया जाता है। So as there was no private property in land, there was not an improved class of landlords. So जैसे कि मुगल इंडिया में प्राइवेट प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट नहीं होता था, किसी भी व्यक्ति के पास अपना खुद का प्राइवेट प्रॉपर्टी, प्राइवेट लैंड नहीं होता था। सो इस वजह से इंडिया में लैंड ओनर्स का एक इम्प्रूव्ड क्लास भी हमें नहीं देखने को मिलता है। एंड ये जो लैंड ओनरशिप का सिस्टम था सो ये पूरा ही जो एग्रीकल्चर है इसको बर्बाद करके रख देता है एंड साथ ही साथ इसकी वजह से पीजेंट्स को बहुत ही ज़्यादा ऑपरेशन सहना पड़ता है, क्योंकि पीजेंट्स के पास खुद का कोई भी प्रॉपर्टी नहीं होता था, एम्पायर के द्वारा नोबल्स को ही लैंड्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता था एंड इस वजह से सोसाइटी में रहने वाले जितने भी सेक्शन ऑफ पीपल होते थे सो उनका जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग था सो वो बहुत ही ज़्यादा लोअर हो जाता था। सो ये कुछ डिसएडवांटेज था क्राउन ओनरशिप ऑफ लैंड का, जो कि बर्नियर के द्वारा अपने अकाउंट में डिस्क्राइब किया गया है। ना जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 7. Francois Bernier description influenced Western theories from the 18th century onwards justify the statement. सो फ्रैंकोइस बर्नियर का जो डिस्क्रिप्शन था, उन्होंने अपने अकाउंट में जिस तरीके से मुगल इंडिया को डिस्क्राइब किया है सो इससे जो वेस्टर्न थ्योरीज थे वो बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुए फ्रॉम द 18th सेंचुरी ऑनवर्ड्स। सो इस स्टेटमेंट को हमें जस्टिफाई करना है एंड और एक क्वेश्चन है, एनालाइज द कॉन्सेप्ट ऑफ द एशियाटिक मोड ऑफ प्रोडक्शन एज स्टेटेड बाय कार्ल मार्क्स। सो कार्ल मार्क्स के द्वारा एशियाटिक मोड ऑफ प्रोडक्शन का जो कॉन्सेप्ट है वो दिया गया था, सो इस चीज़ को भी हमें बताना है। सो द आंसर इज, सो बर्नियर का जो डिस्क्रिप्शन था सो वो 18th सेंचुरी के बाद से वेस्टर्न थ्योरिस्ट को बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर रहा था। सो एक फ्रेंच फिलोसोफर थे जिनका नाम था मॉन्टेस्क्यू। सो उन्होंने बर्नियर के अकाउंट का इस्तेमाल किया है टू डेवलप द आइडिया ऑफ ओरिएंटल डिस्पोटिज्म। सो उन्होंने अपना जो कॉन्सेप्ट है, अपना जो आइडिया है ओरिएंटल डिस्पोटिज्म, सो उसको डेवलप करने के लिए उन्होंने बर्नियर के अकाउंट का यूज़ किया है। सो ओरिएंटल डिस्पोटिज्म के आइडिया के अकॉर्डिंग एशिया में जितने भी रूलर्स थे सो वे लोग एब्सोल्यूट अथॉरिटी को एंजॉय करते हैं ओवर देयर सब्जेक्ट्स, यानी कि इंडियन रूलर्स का अपने प्रजा के ऊपर फुल कंट्रोल होता है, फुल राइट होता है। साथ ही साथ इंडियन रूलर्स अपने सब्जेक्ट्स को बहुत ही ज़्यादा सब्जुकेट करते हैं, उनको दबा के रखते हैं और उनको पॉवर्टी के कंडीशन में रखते हैं।
उनके द्वारा ये भी कहा गया है कि इंडिया में जितने भी लैंड्स है सो सारे ही लैंड्स किंग को ही बिलोंग करता है और इंडिया में प्राइवेट प्रॉपर्टी का जो कॉन्सेप्ट है वो एग्जिस्ट नहीं करता है। सो इस तरीके से फ्रेंच फिलोसोफर मॉन्टेस्क्यू ने जो बर्नियर का डिस्क्रिप्शन था अबाउट द क्राउन ओनरशिप ऑफ लैंड सो उसका इस्तेमाल किया है अपना ओरिएंटल डिस्पोटिज्म के आइडिया को डेवलप करने के लिए। ना नेक्स्ट हमें कार्ल मार्क्स की थ्योरी के बारे में बता रखा है। सो ये जो आइडिया था इसको फर्दर और भी ज्यादा डेवलप किया गया बाय द कार्ल मार्क्स इन द 19th सेंचुरी एज द कॉन्सेप्ट ऑफ द एशियाटिक मोड ऑफ प्रोडक्शन। सो कार्ल मार्क्स के द्वारा ये आर्ग्यू किया गया है कि इंडिया में एंड इवन दूसरे एशियन कंट्रीज में कॉलोनियलिज्म से पहले जो भी सरप्लस प्रोडक्शन होता था, जो भी प्रॉफिट होता था, सो वह स्टेट के द्वारा ही एक्सेप्ट किया जाता था। इंडिविजुअल्स को उसका कोई भी हिस्सा नहीं मिलता था, कोई भी प्रॉफिट नहीं मिलता था। सो इन सारी चीजों की वजह से एक ऐसे सोसाइटी का इमर्जेंस होता है दैट वाज कंपोज्ड ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ ऑटोमेनियस एंड एगलिटेरियन विलेज कम्युनिटीज, यानी कि ऐसे विलेज कम्युनिटीज जहाँ पे लोगों के पास इंटरनल पावर होता है, इंटरनल इक्वलिटी होता है। सो ऐसे सोसाइटी का इमर्जेंस होता है। सो विद दिस क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट होता है। एंड अगर आपको ये सारी आंसर्स को और भी अच्छी तरीके से समझना है देन प्लीज एक्सप्लेनेशन वाले वीडियो को देखिए, उसमें मैंने हर एक लाइन को बहुत ही अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया है। ना जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 8। डिस्क्राइब द पर्सपेक्टिव ऑफ इब्न बतूता ऑन द कंडीशन ऑफ वुमेन इन द इंडियन सबकॉन्टिनेंट। सो इब्न बतूता ने अपने अकाउंट में किस तरीके से इंडियन सबकॉन्टिनेंट में वुमेन का जो कंडीशन था उसको डिस्क्राइब किया है। एंड इसी का सिमिलर क्वेश्चन है व्हाट वर द एलिमेंट्स ऑफ द प्रैक्टिस ऑफ सती दैट ड्रू द अटेंशन ऑफ बर्नियर। सो इंडिया में जो सती का प्रैक्टिस होता था सो उसके बारे में हमें बताना है। सो द आंसर इज सो बर्नियर के द्वारा सती का जो प्रैक्टिस होता था इंडिया में सो उस एग्जाम्पल को यूज किया गया है टू शो द डिफरेंसेस इन द वे वुमेन इज ट्रीटेड इन द ईस्टर्न एंड वेस्टर्न सोसाइटी। सो ईस्टर्न सोसाइटी में वुमेन का जैसा कंडीशन था, वुमेन के साथ जैसा ट्रीट किया जाता था, एंड वेस्टर्न सोसाइटी में वुमेन का जैसा कंडीशन था। सो इस डिफरेंसेस को शो करने के लिए ही बर्नियर के द्वारा अपने अकाउंट में सती का जो प्रैक्टिस था सो उसको डिस्क्राइब किया गया है, उसके एग्जाम्पल को लिया गया है। सो सती की प्रैक्टिस में हमें क्या देखने को मिलता है। सो इस प्रैक्टिस में अगर किसी भी वुमेन के हस्बैंड का डेथ हो जाता था उससे पहले देन उसके हस्बैंड की चिता के ऊपर उस वुमेन को भी जिंदा जलाया जाता था। एंड ऐसे लोग जो कि इन सारी चीज़ों को, इन सारे इवेंट्स को होते हुए देखते थे सो उनके मन में उस वुमेन के प्रति कोई भी दया नहीं होता था, कोई भी मर्सी नहीं होता था। एंड इनफैक्ट ये जो सती का इवेंट होता था, ये जो सती का प्रैक्टिस होता था सो इसमें वुमेन का कोई भी कंसर्न नहीं लिया जाता था। वुमेन से नहीं पूछा जाता था कि आपको सती बनना है या फिर नहीं बनना है। अगर किसी भी वुमेन के हस्बैंड का डेथ हो जाता था उससे पहले देन उसको जबरदस्ती उसके हस्बैंड के चिता के ऊपर बैठाया जाता था एंड उसको जिंदा जलाया जाता था। इवन जो ब्राह्मण्स होते थे एंड जो एल्डरली वुमेन होते थे सो वो लोग भी इस प्रैक्टिस में पार्टिसिपेट करते थे, इस चीज को होते हुए देखते थे। सो इस चीज को हमें एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा कि ये हमारे इंडिया का एक डार्क रियलिटी है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि उस टाइम पीरियड में वुमेन का जो लाइफ था सो वो सिर्फ और सिर्फ सती के प्रैक्टिस के अराउंड ही रिवॉल्व करता था, ऐसा नहीं था। इनफैक्ट वुमेन का जो लेबर होता था, उनका जो काम होता था वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता था इन बोथ एग्रीकल्चरल एंड नॉन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। इनफैक्ट मर्चेंट फैमिलीज में जो वुमेन होती थी सो वो कमर्शियल एक्टिविटीज में भी पार्टिसिपेट करती थी। एंड अगर ट्रेड से रिलेटेड कोई भी डिस्प्यूट अराइज हो जाता था देन वो जस्टिस पाने के लिए कोर्ट में भी जाती थी। सो इससे हम कह सकते हैं कि वुमेन का जो लाइफ था वो सिर्फ और सिर्फ घरों के चार दीवारों के अंदर ही कैद नहीं था। सो ये एक हार्श रियलिटी है हमारे इंडिया का कि सती प्रैक्टिस होता था इंडिया में, बट साथ ही साथ हम ये भी कह सकते हैं कि इसके अलावा भी वुमेन कई सारे एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करती थी उस टाइम पीरियड के दौरान। सो विद दिस क्वेश्चन नंबर 8 भी कंप्लीट होता है। ना जो हमारा लास्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 9। एनालाइज द एविडेंस फॉर स्लेवरी प्रोवाइडेड बाय इब्न बतूता। सो इब्न बतूता के द्वारा इंडिया में स्लेवरी का जो प्रैक्टिस था उसको किस तरीके से डिस्क्राइब किया गया है सो उसके बारे में हमें बताना है। सो द आंसर इज सो इब्न बतूता के द्वारा अपने अकाउंट में वाइड डिस्क्रिप्शन दिया गया है अबाउट द स्टेट ऑफ स्लेवरी इन इंडिया। इंडिया में जो स्लेवरी प्रैक्टिस होता था सो उसके बारे में भी इब्न बतूता ने अपने अकाउंट में डिस्क्राइब किया है। सो इब्न बतूता ने अपने अकाउंट में ये लिखा है कि दिल्ली के जो सुल्तान थे, सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक, सो वो बहुत सारे स्लेव्स को मेंटेन करके रखते थे एंड ज्यादातर जो स्लेव्स होते थे सो उसको फोर्सफुली कैप्चर किया जाता था ड्यूरिंग द वॉर। साथ ही साथ इंडिया में कुछ ऐसे भी लोग होते थे जो कि अपने बच्चों को बेच देते थे स्लेव्स के रूप में ड्यू टू द एक्वेट पॉवर्टी। सो बहुत ज्यादा गरीबी की वजह से वो लोग अपने बच्चों को ही स्लेव्स के रूप में बेच देते थे। इंडिया में स्लेव्स को गिफ्ट में देने का भी ट्रेडिशन होता था। इनफैक्ट जो नोबल्स होते थे सो वो भी अपने पास कई सारे स्लेव्स को रखते थे जो कि उनके नीड्स को सेटिस्फाई करता था एंड साथ ही साथ घर के काम भी करता था। सो स्लेव्स को इंडिया के मार्केट्स में ओपनली बेचा जाता था जैसे कि किसी एक कमोडिटी को बेचा जा रहा है, एंड रेगुलरली स्लेव्स को गिफ्ट्स के रूप में एक्सचेंज भी किया जाता था। सो सुल्तान के पास कुछ फीमेल स्लेव्स भी होती थी जो कि
की म्यूजिक एंड डांस में एक्सपर्ट होती थी। एंड इवन सुल्तान फीमेल स्लेव्स को एम्प्लॉय करते थे अपने नोबल्स के ऊपर वॉच रखने के लिए, उनके ऊपर जासूसी करने के लिए। सो जो स्लेव्स होते थे उनको खासकर डोमेस्टिक लेबर के लिए इस्तेमाल किया जाता था। सो इस तरीके से इब्न बतूता ने अपने अकाउंट में स्लेवरी के प्रैक्टिस को डिस्क्राइब किया है। सो विद दिस लास्ट क्वेश्चन हमने इस चैप्टर के सारे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया है। सो ये सारी क्वेश्चंस आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो प्लीज़ इट्स अ रिक्वेस्ट कि अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि आपके साथ साथ आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं उनको भी बहुत ही अच्छे मार्क्स मिले। सो आई होप दैट यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल। आपको ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल लगा होगा। एंड अगर आपको दूसरे चैप्टर्स के भी ऐसे क्वेश्चन आंसर वाला वीडियो देखना है, देन प्लीज चेक आउट माई डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दूसरे चैप्टर्स के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर वाले वीडियोस का लिंक मिल जाएगा। सो विद दिस आज के इस वीडियो का एंड करते हैं। एंड प्लीज इट्स अ रिक्वेस्ट कि अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, देन प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, अगर आपको ऐसे और भी इंपॉर्टेंट वीडियोस देखते रहना है। सो नाउ सी ऑल्सो इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय एंड स्टे ट्यून्ड टू माई चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।